बोकारो लापता युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर डीएनए टेस्ट और नरकंकाल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपा जाए। तो आपको बता दें कि जो अपडेट आया है, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है। तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई चल रही थी, उसमें न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश संजय प्रसाद की बेंच में सुनवाई हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो बरामद नरकंकाल है, यानी कि 11 अप्रैल को जो बरामद किया गया था कंकाल, उसका डीएनए टेस्ट हो, वो भी सीएफएसएल कोलकाता में। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया है कि 48 घंटे के भीतर नामकुम के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर माता पिता के डीएनए सैंपल लिया जाए। यानी कि आप देखिए कि हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर डीएनए सैंपल अगर दिया जाता है माता पिता का, वो नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सैंपल नहीं दिए जाएंगे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो भी क्राइम के केसेस होते हैं, उनमें डीएनए सैंपल के जब जांच होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी फॉरेंसिक जांच होगी वो कोलकाता में होगी। और दूसरी ये बड़ी बात ये कि डीएनए सैंपल जो लिए जाएंगे माता पिता के, वो मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम में जो है वहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि जमशेदपुर के बजाय इसकी पूरी जो पोस्टमार्टम हो वो रिम्स के हॉस्पिटल में हो। हम इस पूरे मामले पर अपने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है बहुत पेचीदा होते जा रहा है और लगभग 9 महीने के बाद पिंडराजोरा थाना में एक कंकाल बरामद हुआ और आशंका जताई जा रही है कि ये पुष्पा की ही है, जो 9 महीने से लापता थी। तो सर देखिए कि हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान, क्योंकि आज की जो सुनवाई थी बहुत अहम थी, क्योंकि 11 अप्रैल को कंकाल मिला था पिंडराजोरा के जंगल से, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी डीएनए सैंपल माता-पिता के नहीं लिए गए। और अब देखिए कि सुनवाई के दौरान सख्त निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये देखिए श्रेया, निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मामले में सबसे बड़ा अपडेट भी है, क्योंकि ये मामले में पुलिस की कार्रवाई भी तेज़ तब होती है जब मामला हाईकोर्ट में पहुँच हाईकोर्ट होती है। पहुंचता है तब। यानी उससे पहले 8 महीने तक यदि किसी की बच्ची या बेटी गायब है और परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों के चक्कर, पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और ना मामले में सुनवाई होती है, ना उनकी बेटी को ढूँढने की कोशिश होती है, और लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुँच जाता है, तो हाईकोर्ट में जाने के बाद फिर मामले में कार्रवाई होती है। और पहले जिस व्यक्ति पे आरोप पीड़िता की माँ लगा रही थी, या फिर वो जो लापता युवती है, उसकी माँ लगा रही थी, उसके भी मिलीभगत पुलिस अधिकारियों के साथ होने का भी मामला सामने आता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ पुलिस ने जारी किया था, उसमें बाकायदा इस चीज़ का ज़िक्र किया है पुलिस ने कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं हुँ। दिनेश कुमार महतो, वो पुलिस के साथ घुलते-मिलते थे, पार्टी में शामिल होते थे। इसका ज़िक्र किया है प्रेस रिलीज़ में। ना सिर्फ प्रेस रिलीज में ज़िक्र भर है, बल्कि इसी मामले के कारण बोकारो के एसपी ने 28 पुलिसकर्मियों के, यानी पूरे, जो आप समझ लीजिए एक थाना की व्यवस्था है, वहाँ की पुलिस पदाधिकारियों की जो तैनाती उसमें होती है, कर्मियों की होती है, पुलिसकर्मियों, जवानों की होती है, मतलब अलग-अलग पोस्ट पे जितने भी पुलिसकर्मी थाने में होते हैं, उस पूरे थाने को बदल दिया गया था। और मुझे लगता है जो शायद ये झारखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला था जिसमें पूरे थाने को तो एक यहाँ साथ हटा निलंबित, दिए बि हाँ, बिल्कुल। निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये एक बड़ी बात थी, और ये लेकिन कार्रवाई वही है जो होती तब है जब हाईकोर्ट मामले का संज्ञान लेते हैं। और अब जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया है, जो 48 घंटे के अंदर पहले उनका सैंपल लीजिए आप, डीएनए सैंपल, और फिर उसकी जाँच आप कोलकाता में करवाइए। यानी झारखंड में या झारखंड के व्यवस्था पर मुझे लगता है जो शायद हाईकोर्ट को उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि या डीएनए न्यूज़ सैंपल भी कहा गया है कि मिलिट्री हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ही में, लिया। हाँ, नामकुम में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, काफ़ी चर्चित और विश्वसनीय मुझे लग रहा है जो हाईकोर्ट मान रही है इस बात को। यही वजह है जो वहाँ पर सैंपल लेने की व्यवस्था कराने की बात कही गई है, और अब ये उम्मीद की जा रही है जो शायद इस मामले में तेज़ी आए, क्योंकि ना सिर्फ सैंपल वहाँ लेना है, बल्कि उसको कोलकाता भेजना होगा और 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट की माँग है। दूसरी तरफ रिम्स में पोस्टमार्टम कराने की भी बात कंकाल को लेकर के कही जा रही है। हालाँकि ये अलग बात है जो
किस रूप में उसका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि कंकाल है तो ऐसी स्थितियों में शायद मुझे लगता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो किसी भी घटनाक्रम को लेकर के और एक ऑथेंटिसिटी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की, जमा करने की कवायद होती है, तो उसके तहत हो सकता है जो ये हाई कोर्ट का ये आदेश सामने आया है। तो सर कल जैसे कि ये पूरा मामला आया था कि सुनवाई के दौरान बड़े अधिकारियों को वहाँ पर उपस्थित होने की निर्देश दिए गए थे, तो वो कौन-कौन आज उपस्थित रहे सुनवाई के दौरान? ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शायद ये मुझे लगता है जो बहुत दिनों के बाद कोई एक ऐसा मामला आया है जब किसी जिले की घटना को लेकर के डीजीपी खुद हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित होते हैं। नहीं तो अमूमन इस तरह की बड़ी घटनाओं में या कोई घटनाओं में जल्दी डीजीपी की पेशी नहीं होती है, लेकिन जो लापरवाही 8 महीने में दिखी है बोकारो पुलिस को, उसी को लेकर के मुझे लग रहा है जो शायद बुधवार को जब सुनवाई मामले में हाई कोर्ट में हो रही थी, तो सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के डबल बेंच के जजों ने कहा था जो सशरीर उपस्थित होंगे डीजीपी, इसके अलावा बोकारो एसपी को सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था। आईजी बोकारो आज मौजूद थे वहाँ पर, इसके अलावा डीआईजी जो हैं हजारीबाग प्रमंडल के, वहाँ वो मौजूद थे। जो एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बोकारो एसपी ने पिछले दिनों इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया था। तो उस एसआईटी टीम के सभी सदस्यों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा और गया था। फॉरेंसिक टीम के जो और निदेशक हैं? फॉरेंसिक हाँ, वो टीम के लोग नहीं, लेकिन उसके डायरेक्टर को, जो फॉरेंसिक स्टेट लैबोरेटरी है हुँ। एफएसएल, उसके डायरेक्टर को भी आज मौजूद रहने का, क्योंकि वो क्या कुछ उसमें तकनीकी जानकारियां एफएसएल के तहत अभी तक मिली है, कोई सुराग ऐसा मिला है जिससे इस मामले का खुलासा हो सके, तो उसको लेकर के ये आज कहा गया था और वो सभी लोग उपस्थित थे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है जो कई बार लोग उठा भी रहे हैं सवाल में, जो शायद ये जो दिनेश कुमार महतो जो आरोपी है, जिसके ऊपर पीड़िता की माँ या फिर आप कह सकते हैं जो लापता युवती है उसकी माँ जो आरोप लगा रही है, तो लोग कई जगहों पे ये भी दावे किए जा रहे हैं जो कंकाल जो है वो देखने से 2-3 साल पुराना पुराना लग मामला रहा है। है। आप तो खुद गई थी जो जब राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधियों ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिल्कुल। वहाँ पर ये इन बातों को रखा था। तो ये एक गंभीर सवाल है। तो यही वजह मुझे लग रहा है जो शायद एफएसएल डायरेक्टर को इसलिए बुलाया गया था, जो वो कम से कम इस बात की पुष्टि करें या फिर वो अपनी रिपोर्ट में क्या ये बताने में सक्षम होंगे जो हाँ, ये कंकाल कितना दिन पुराना है या नहीं है, और क्या युवतियों उसी युवती का, लापता युवती जो पुष्पा है, उसका है या नहीं है। तो ये शायद डीएनए टेस्ट के बाद ये चीज़ें ये मामले खुलासा सामने हो हो जाएगा। सकता है। सर ये मैं एक ये सवाल आपसे लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर कल की बात करें तो जब मैं पुष्पा की माँ से बात हुँ, करी थी तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही वो थानेदार हो या फिर एसपी के पास कई बार आवेदन भी दी। लेकिन एसपी ने भी कोई किसी तरह के संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले पर, ना ही एक्शन उन्होंने खुद के स्तर पर किया। लेकिन अब जब मामला हाई कोर्ट पहुँचा तो उन्होंने एसआईटी टीम गठित की और जो थानेदार थे, पूरे थाना की जो बाकी टीम पुलिसकर्मी थी। है, हुँ। टीम है, उन्हें निलंबित कर दिया। तो उन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इसमें एसपी का भी हाथ है, उनकी भी लापरवाही है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले की हम चाहते हैं कि सीबीआई जाँच हो, वरना कि शुरुआत से ही इसमें लापरवाहियाँ बरती गई। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे पता चले कि जिस तरीके से अभियुक्त जिनको बनाया गया है, वो पुलिसकर्मियों के साथ तो थे, पर इसमें और भी लोगों के सफेदपोश जो अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता भी पाई जाए, इसीलिए वो सीबीआई की भी माँग कर रहे हैं। नहीं श्रेय देखिए, मुझे 2 चीज़ें हैं पूरे मामले में यदि घटनाक्रमों को हम लोग देखें तो। सबसे पहली बात जो स्थानीय स्तर पे लापरवाही का मामला, क्योंकि थाना स्तर पे मामले में लापरवाही का मामला आया जो 8 महीने तक ना मामला दर्ज किया गया और ना कार्रवाई हुई, आरोपी के खिलाफ कोई चीज़ें हुई। तो और पुलिस के संज्ञान में, खासकर एसपी के संज्ञान में जब ये मामला आता है, ठीक है, उससे पहले पीड़िता की माँ जाके ज़रूर उनसे मिली होंगी, उनको कहा होगा, लेकिन लापरवाही की बात जब सामने आई और हाई कोर्ट में मामला पहुँचा, तो एसपी ने ज़रूर ये पहली कोशिश जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मामले की जाँच हो, तथ्य सामने आए, तो उन्होंने पूरे पिंडरजोर थाने के सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उस पे कार्रवाई की ताकि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पे ना मौजूद रहे, उस थाने में ना मौजूद रहे, उस एरिया में मौजूद ना रहा जो इसकी जाँच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो पहला तो ये एक हुँ। पहले फेयर कार्रवाई आप इसको इस रूप में। रही बात एसपी के ऊपर आरोप लगने की बात, जो उनते तक भी मामला पहुंचा, लेकिन मुझे लगता है जो एसपी के जाने, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो एक तथ्य जो सामने आते हैं जांच के दौरान या चीजें जो होती है, तो उस दौरान मुझे लगता है जो वो कार्रवाई एसपी के खिलाफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो तो सरकार तय करेगी, लेकिन एक ये बात जरूर है जो कुछ लोगों ने, खासकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी ये मांग रखी है हुँ। जो एसपी के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि वो
पुलिसकर्मियों पे जो निलंबन की कार्रवाई हुई है 28 पुलिसकर्मी, तो वो उससे आप कहते हैं उसके विरोध में उन चीज़ों को, और वो कह रहे हैं जो सीधे-सीधे तौर पर जो बोकारो के एसपी हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है और उन पे भी कार्रवाई हो। तो मुझे लग रहा है जो शायद एसपी को, क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है और कोर्ट के इजाज़त के बिना, क्योंकि ये घटनाक्रमों में अपडेट की बातें हो सकता है जब बोकारो एसपी मौजूद थे तो घटना में अब तक हुई कार्रवाइयों को लेकर के भी उन्होंने कोर्ट में जज को बताया होगा इन सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस मामले में हाई कोर्ट का यदि आने वाले दिनों में कोई आदेश आता है और फिर हुँ। वो देखने में सामने आता है जो क्या एसपी के स्तर पर भी कोई लापरवाही हुई, मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया, और यदि कोर्ट इस मामले में सरकार को कोई निर्देश देती है, डीजीपी को कोई निर्देश देती है, आईजी को कोई निर्देश देती है, तब फिर तब उन पर लगता है जो कार्रवाई हो शायद सकती है। एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई है। लेकिन अभी तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई एसपी ने की है इस मामले में, वो ज़रूर मामले में न्याय की ओर बढ़ता हुआ दिख सकता है, और हमें लगता है वो देखा जाना भी चाहिए इस बिल्कुल। मामले में। तो देखिए जो फ़िलहाल पुष्पा जो लापता है 9 महीने से, हालाँकि एक नरकंकाल पिंडाजोरा के जंगल से बरामद किया गया था 11 अप्रैल को, जिसके बाद ये सुर्खियाँ में आई और क्योंकि मामला हाई कोर्ट तक भी पहुँच चुका था और अब हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर डीएनए टेस्ट हो और पोस्टमार्टम की जो आदेश दिया गया है, वो रिम्स हॉस्पिटल में इसका किया जाएगा। अब देखना होगा कि 48 घंटे के भीतर डीएनए के टेस्ट में जो रिपोर्ट सामने आते हैं और पोस्टमार्टम होता है, तो उसका जो रिपोर्ट आता है वो कितना खुलासा करने वाला होता है, क्योंकि जो नरकंकाल बरामद किया उसको देख कर के यही प्रतीत हो रहा है, ऐसी मीडिया में और लोग भी कह रहे हैं, स्थानीय लोग, कि जो न कंकाल को देखकर यही प्रतीत होता है कि वो 2 से 3 साल पुराना है, लेकिन पुष्पा जो बोकारो की रहने वाली वो 9 महीने से लापता है। इस पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ इस पूरे बातचीत में शामिल थे शैलेंद्र जी और कैमरे के पीछे मौजूद है सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत-बहुत शुक्रिया।